Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 29th of June 2022. तो गाइज आज है तारीख 29 जून 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सांगाई वोल्केनो को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड। अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है, अप्रैल 1930 में सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तांजोर कोस्ट पर एक मार्च को ऑर्गेनाइज किया था। ऑप्शन ए बोलता है वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई, ऑप्शन बी सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन सी के कामराज या फिर ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड है। अब इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर सकते हो। देखो, महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में ये हमने करंट अफेयर के वीडियो में काफ़ी बार इसको लेकर डिस्कशन कर रखा है, लेकिन आज भी मैं आप लोग को डिटेल से कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है। अब इस आर्टिकल को डिटेल से यहीं पर कवर करेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम ही आर्टिकल के ऊपर आज 2-3 एडिटोरियल्स भी पब्लिश हुए हैं। देखो, आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा है, नहीं पता है तो एक एक करके वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उस पॉलिटिकल क्राइसिस को देखते हुए जो करंट टाइम पर महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी जो पार्टी है वो बेसिकली आज के टाइम पर ओपोजिशन में है। तो बीजेपी पार्टी ने मांग करी है किस चीज़ की, कि महाराष्ट्र के अंदर एक फ्लोर टेस्ट होना चाहिए और इसी चीज़ की मांग की गई है महाराष्ट्र के गवर्नर से। गवर्नर साहब से बोला गया कि भाई आप फ्लोर टेस्ट की मांग करो और फ्लोर टेस्ट करवाओ। फ्लोर टेस्ट होगा तभी पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सरकार बनाएगा कौन सरकार नहीं बनाएगा। क्योंकि देखो हो क्या रहा है, अब चलते हैं कुछ बेसिक्स के ऊपर। जब आप करंट टाइम पर महाराष्ट्र की सरकार को देखते हो तो 3 पॉलिटिकल पार्टी ने साथ में मिलकर सरकार को बनाया है, जिसको हम लोग महाविकास अघाड़ी के नाम से जानते हैं। तो वो 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, यहाँ पर कांग्रेस है, उसके बाद एनसीपी है, देन उसके बाद शिवसेना है। इन तीनों ने साथ में मिलकर महाराष्ट्र की सरकार को करंट टाइम पर बना रखा है। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि ये जो सरकार है वो पूरी तरह से हिल चुकी है। हिलने का मतलब यह है कि पूरी तरह से इस सरकार का गिरने का डर है। वो क्यों है आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि महाराष्ट्र के अंदर अगर हम लोग करंट टाइम पर भी देखें तो बीजेपी के साथ में अभी भी सबसे ज़्यादा विधायक हैं, लगभग 106 के आसपास बीजेपी के पास में एमएलए देखने को मिलते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों देखने को मिलता है, मतलब विधानसभा विधान परिषद दोनों ही यहाँ पर है। अब जब हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली की, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग यहाँ के विधायकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर टोटल सीट्स हम लोग देखें महाराष्ट्र के अंदर तो टोटल सीट्स आती हैं 288 के आसपास। अब सरकार कौन बनाएगा, सरकार वही बनाएगा जिसके हाथ में 50% सीट जाएं, 50% प्लस 1, यानी कि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो कि 288 या फिर 288 टोटल सीट्स हैं। टोटल यहाँ पर विधायकों की सीट मेंशन्ड है। तो इसमें से यहाँ पे सरकार वही पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी जिसने लगभग यहाँ पर 144 सीट प्लस 1 या फिर आप कह सकते हो 145 सीट्स को अपने हाथ में ले लिया हो। तो ठीक है ना, तो इस बेसिस पर यहाँ पे क्या होगा, वो अपनी सरकार को बना पाएगा।
ये यहाँ पर हमारा पॉलिटी का ही कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। तो हुआ क्या, बीजेपी की सरकार तो आई नहीं, अब इन तीनों पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, साथ में मिल लिए और साथ में मिलने के बाद में यहाँ पर सरकार को बना लिया। तो साथ में मिलकर यहाँ पर सरकार को जब बनाया गया, तो जब सीएम बनकर आते हैं यानी कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनकर आते हैं, तो वो शिवसेना के पॉलिटिकल जो पार्टी है शिवसेना, इसके जो लीडर हैं उद्धव ठाकरे साहब, उनको यहाँ पे महाराष्ट्र का सीएम बना दिया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब जब हम लोग बात करते हैं शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी की, तो मैंने आपको दिखाया कि इसमें आपको लगभग 55 के आसपास विधायक देखने को मिलेंगे। एनसीपी के अंदर 53 यहाँ पर आपको एमएलएज देखने को मिल जाते हैं। कांग्रेस के अंदर यहाँ पर 44 एमएलएज हैं, यानी विधायक की बात कर रहे हैं। तो शिवसेना के पास में यहाँ पर 55 विधायक के आसपास थे। ठीक है, अब इन्हीं विधायकों में से एक विधायक और जिनका नाम काफ़ी चर्चा में है, वो है एकनाथ शिंदे साहब। ध्यान रखना, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, ये यहाँ पर शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। और इसी में से यहाँ पर जो ये 55 विधायक हैं, इनमें से एक विधायक कौन है, एकनाथ शिंदे साहब, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हो क्या रहा है, ये जो टकरार बनी हुई है, ये बेसिकली चीफ मिनिस्टर और एकनाथ शिंदे के बीच में यहाँ पर बनी हुई है। अब ये कैसे बनी हुई है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सरकार क्यों आज के टाइम पर महाराष्ट्र की गिर रही है, वो इसलिए गिर रही है क्योंकि शिवसेना के जो ये विधायक हैं वो शिवसेना के सपोर्ट में नहीं हैं। ये जो विधायक हैं वो सब एकनाथ शिंदे साहब के साथ में एकनाथ शिंदे साहब को फेवर कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारे द हिंदू के आर्टिकल के अंदर, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था न्यूज़पेपर के अंदर, उसी के बराबर में मेंशन है कि एकनाथ शिंदे साहब ने बोला है कि लगभग 40 के आसपास जो एमएलएज हैं, जो विधायक हैं, वो इनके सपोर्ट में हैं। इसमें से यहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी इसी वजह से यहाँ पे गड़बड़ा चुकी है कि इसके विधायक यहाँ पे एकनाथ शिंदे साहब के साथ में जा चुके हैं। और ये अभी जितने भी लोग हैं वो सब अभी आपको असम के गुवाहाटी के रिजॉर्ट में ठहरे हुए देखने को मिलेंगे। तो आप कहोगे ऐसा क्यों हुआ, ये सब इस पॉलिटिकल पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं, इनकी मांग क्या है? इनकी मांग यह है कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए, नहीं तो फिर ये लोग जो है जाके बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे। और अगर ये लोग जाकर, यानी जो भी एकनाथ शिंदे साहब के साथ में इकट्ठे हुए हैं, वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बहुमत बीजेपी के हाथ में आ जाएगी, इनके हाथ से सीटें चली जाएंगी और बीजेपी जो है अपनी सरकार महाराष्ट्र के अंदर बना लेगी। दैट इज़ वाई बीजेपी यहाँ पे मांग कर रहा है महाराष्ट्र के गवर्नर से कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करवा लो, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होगा तभी पता चलेगा कौन अपनी सरकार बनाने वाला है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है ना। अब बीजेपी ऐसा क्यों बोल रहा है फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए, तो आप एक रीज़न और देखोगे, क्योंकि यहाँ पे जो करंट टाइम पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे साहब, इनका कहना यह है कि देखो जो भी एमएलए अभी निकल चुके हैं, मैंने आपको बताया शिंदे साहब ने अभी यहाँ पे क्लेम किया है कि लगभग 50 एमएलएज का सपोर्ट है इनके पास में। ठीक है, मैंने 40 बोला है, सॉरी, अभी यहाँ पे 50 एमएलएज का सपोर्ट बताते हैं, इसमें से कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी ये जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, ये बोलते हैं कि भाई आओ पहले मेरे साथ बैठकर बातचीत करो, देखते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये अपील कर रहे हैं कि ये जितने भी लोग यहाँ पे रेबल कर रहे हैं, जो भी एमएलएज रेबल कर रहे हैं, वो सब आएँ, बैठकर बातचीत करें, और बातचीत करने के बाद हम लोग इसका कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, क्या मांगे क्या नहीं मांगे, इसका एक सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए बीजेपी पार्टी बोलती यह है कि फटाफट यहाँ पर एक फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए। ठीक है ना। फ्लोर टेस्ट क्या है, किसके पास में ये पावर्स हैं, वो सारी बातें अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात आपको यहाँ पे और क्लियर करनी होगी। तो इतना समझ लिया आपने एमएलए वाला पूरा कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कि आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन यह है कि सर ये पॉलिटिकल पार्टी कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति अगर एक पॉलिटिकल पार्टी चेंज करके दूसरी को ज्वाइन कर लेता है तो वो तो डिफेक्शन हुआ, यानी दल बदल वाला गेम खेल रहा है वो, है ना। तो उसको तो डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इन लोगों ने कैसे किया? आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ यही बोलता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन इस एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर एक एक्सेप्शन है, एक छूट दी गई है, एक अपवाद है, आप ये कह सकते हो। वो एक्सेप्शन क्या है कि मान लो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अगर 2/3 लीडर, ध्यान रखना ये एक्सेप्शन है कि 2/3 जो लीडर्स हैं, अगर वो एक साथ उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं तो वो चीज़ यहाँ पर लीगली वैलिड है, उसको अलाउ किया गया है। तो आप कहोगे सर 2/3 समझ में तो आ रहा है, लेकिन एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो क्लैरिटी के लिए मैं आपको समझाता हूँ।
मैंने अभी आपको थोड़ी देर क्या बोला कि जो शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी है इसके अंदर टोटल 55 विधायक आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं में से यहाँ पर जो ये विधायक है वो सब एकनाथ शिंदे साहब के साथ में निकल गए। इनका कहना यह है बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाओ। तो अब 2/3 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ ये बोलता है कि भाई आपके पास में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। सपोज़, क्योंकि अभी देखो मैंने बोला एकनाथ शिंदे साहब के साथ में कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएज भी हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मान लो इसमें 55 विधायक हैं, तो 55 इंटू 2/3, क्योंकि यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ ये बोलता है कि अगर इन विधायक में से, इन पॉलिटिकल पार्टी में से 2/3 लीडर्स एक साथ निकल कर चले जाएं तो वो अलाउ किया जाएगा। तो 2/3 कितना हो गया, 55 इंटू 2/3 कर दोगे तो लगभग यहाँ पर 36 पॉइंट कुछ, यहाँ पे 37 के आसपास आपको ये मिल जाएगा। तो मतलब एटलीस्ट 37 लीडर्स अगर एक साथ निकल जाते हैं तो वो चीज़ें अलाउ की जाएंगी, जो कि अभी करेंट टाइम पर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ समझ में आ चुका है, प्लस उसके बाद में आपने यहाँ पर ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस को समझा। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। ये सर फ्लोर टेस्ट क्या होता है, फ्लोर टेस्ट करवाने की पावर्स किसके पास में होती हैं, इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब फ्लोर टेस्ट को समझने से पहले पॉलिटी के और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ यहीं पे जूम करके समझने की कोशिश करते हैं। जब आप लोग हमारे कंट्री का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करोगे तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता ही है कि इंडिया जो है बेसिकली एक डेमोक्रेसी है ना, सभी लोगों को पता है। अब डेमोक्रेसी भी अलग अलग प्रकार की होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे यहाँ पर 2 प्रकार की आपको देखने को मिल जाती हैं। एक आपको पार्लियामेंट्री पहले कवर करते हैं। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जहाँ पे पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे प्रेसिडेंट ही सब कुछ होता है, प्रेसिडेंट का एक मेजर रोल होता है। अब जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर प्रॉपर पार्लियामेंट है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा। यूएस के अंदर पूरा का पूरा जो रोल है वो प्रेसिडेंट का ही होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग प्रकार की डेमोक्रेसीज होती हैं। लेकिन जब हम लोग पर्टिकुलरली इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सरकार आपको देखने को मिल जाएगी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि इंडिया के अंदर 3 मेजर चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? एक तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। इन तीनों के बेसिस पर पूरी सरकार चल रही है। तो कहोगे ठीक है, अब ये होते क्या हैं? बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, तो इन तीनों का मतलब ही समझते हैं। लेजिस्लेटिव का मतलब जो कानून को बनाता है, जैसे कि हमारे एमपीज़ एमएलएज हो गए, ये सब यहाँ पे कानून को बनाते हैं। लेजिस्लेटिव कौन हुआ? जो लॉ को बना रहा है। एग्जीक्यूटिव कौन हुआ? जो लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको लागू कर रहा है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए। फिर उसके बाद में जुडिशरी कौन है? जुडिशरी के अंदर आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, ये सारे कोर्ट्स हो गए जो कि इंश्योर करेंगे ये कानून अच्छे से बने और ये कानून अच्छे से लागू हो। वो इंश्योर करने का काम जुडिशरी का रहेगा। तो इस प्रकार से हमारी जो सरकार है वो चलती है। ये आपने समझ लिया। अब इतना बेसिक मैंने आपको क्यों समझाया? इतना बेसिक्स इसलिए बताया क्योंकि अब आप लोग गवर्नर को जान सको, गवर्नर होता कौन है, क्योंकि आखिरकार गवर्नर से ही तो मांग की गई है फ्लोर टेस्ट की। जब हम लोग बात करते हैं गवर्नर की, तो बेसिकली गवर्नर एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के बारे में। लेजिस्लेटिव जो चीज़ है ना, जो कानून बना रहे हैं, उसी के अंदर से एग्जीक्यूटिव निकल कर आता है। तो जो गवर्नर हमारा देखने को मिलता है, गवर्नर बेसिकली एक स्टेट का, एक राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। जैसे केंद्र सरकार पर प्रेसिडेंट एक हेड होते हैं, वैसे ही स्टेट के अंदर गवर्नर हेड होता है। सिमिलर पोजीशन है, बट प्रेसिडेंट स्टेट के लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर हेड है, और सेंट्रल लेवल पर हेड है, और गवर्नर जो है वो स्टेट के लेवल पर हेड है, राज्य के लेवल पर। ध्यान रखना इसके बारे में। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, गवर्नर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक होता है यूनियन गवर्नमेंट और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच में एक पुल का काम या फिर एक लिंक का काम करता है गवर्नर। इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब उसके बाद देखो, आपको ये तो पता ही है, जैसे सारा काम हो गया, सेंट्रल लेवल पर क्या होता है, सारा काम हो गया, लास्ट में क्या होता है, हमारे प्रेसिडेंट के साइन चाहिए होते हैं। साइन होने के बाद में उन चीज़ों को अप्रूव किया जाता है।
वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम स्टेट लेवल पर है कि गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो सारा काम हो गया है ना। अब मतलब जो भी लॉ वगैरह लाना है वो सब कुछ हो गया, लास्ट में जो है वो गवर्नर के फिर साइन मांगता है, गवर्नर के साइन से वो सारी चीज़ें अप्रूव होती हैं। क्लियर हो गया। बाकी गवर्नर को लेकर हमारे संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से फ्लोर टेस्ट को समझने के लिए पहले प्रोविज़न आपको समझना होगा आर्टिकल 163। जो आर्टिकल 163 है वो यहाँ पर यह बोलता है कि देखो कि हमारे पास देखो पहली बात तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड जो हमारे चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, ये आपको पता होगा है ना। अब होता क्या है कि गवर्नर क्या काम करेगा, गवर्नर वो काम करेगा जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस करेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी पूरे मिनिस्टर्स का काउंसिल है, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हमारे चीफ मिनिस्टर यानी स्टेट के लेवल पर बात कर रहे हैं, राज्य सरकार के लेवल पर वो चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं। तो आप कह सकते हो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस के ऊपर गवर्नर काम करते हैं। तो गवर्नर को पहले कोई यहाँ पे एड और एडवाइस दी जाएगी, उसके ऊपर गवर्नर यहाँ पर वर्क करते हैं, उसके ऊपर रिएक्शन देंगे। लेकिन इसी आर्टिकल 163 के अंदर ये मेंशन करते हुए एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। एक एक्सेप्शन यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कुछ केसेस आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे गवर्नर के पास में डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती हैं। गवर्नर वहाँ पे अपनी तरफ से वो एक तरीके से मतलब गवर्नर अपनी तरफ से यहाँ पर उस पर स्टेप ले सकता है, उसको किसी एड और एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली वो आपको डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर देखने को मिल जाता है, जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। वो बेसिकली एक एक्सेप्शन आप लोग कह सकते हो। इतना आप लोग ने समझ लिया, ठीक है। तो यही यहाँ पर इसी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए गवर्नर जो है वो फ्लोर टेस्ट की मांग करता है, फ्लोर टेस्ट को बुलाता है, ठीक है ना। तो अब फ्लोर टेस्ट क्या होता है हम लोग उसको समझते हैं। पहले तो मैंने आप लोगों को गवर्नर से संबंधित ये जो भी बातें बताई हैं वो सब आपको यहाँ पे लिखित में देखने को मिल जाएंगी। आर्टिकल 163 क्या बोलता है ये मैंने आपको एग्जैक्टली बताया सर, और गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में बताया। आर्टिकल 163 क्लॉज 1 के अंदर मेंशन्ड है कि कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं गवर्नर की। ये यहाँ पर कुछ मतलब कुछ एक्सेप्शन, कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे गवर्नर जो है अपना खुद से डिसीजन ले सकता है, वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फ्लोर टेस्ट के मामले के अंदर गवर्नर जो है इसी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके फ्लोर टेस्ट को यहाँ पे बुलाएंगे। अब क्वेश्चन यह है कि सर फ्लोर टेस्ट क्या होता है। देखो फ्लोर टेस्ट में होगा क्या कि जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली है महाराष्ट्र की, तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली में सभी लोगों को बुलाया जाएगा। तो सभी लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के फ्लोर पर आएंगे और टेस्टिंग ये होगी कि वोटिंग करवाई जाएगी, ठीक है ना। वोटिंग ये करवाई जाएगी कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उन चीफ मिनिस्टर के सपोर्ट में कौन कौन से एमएलए हैं और कौन कौन से एमएलए सपोर्ट में नहीं हैं। तो अब यहाँ पे वोटिंग होती है इसके अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फ्लोर टेस्ट में क्या होता है, एक वोटिंग करवाई जाएगी, चेक किया जाएगा जो चीफ मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस है वो, कि यहाँ पर एक तरीके से जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको सपोर्ट अभी भी एमएलए का है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर गवर्नर को जैसे ही पता चलता है कि सरकार को एमएलए का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि कोई भी सरकार है उसके लिए एमएलए का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एमएलए हट जाएंगे, एमएलए का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो सरकार वहीं पर गिर जाएगी। तो इसकी वजह से जैसे ही गवर्नर को पता चलता है कि हाँ इनके पास में एमएलए का सपोर्ट नहीं है, तो गवर्नर यहाँ पे इस प्रकार से फ्लोर टेस्ट करवाता है। तो ये फ्लोर टेस्ट होगा। तो फ्लोर टेस्ट में क्या होगा, इस लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग आएंगे। और एक बात यहाँ पे नोट डाउन करने वाली ये भी है कि जो लोग प्रेजेंट होंगे, जो एमएलएज यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आएंगे, प्रेजेंट होंगे, जो वोट देंगे उन्हीं के वोट यहाँ पे काउंट होंगे और उन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर क्या होगा देखा जाएगा कि कौन से फेवर में कौन से फेवर में नहीं है, ठीक है। तो अब लोग वोटिंग करेंगे। अब सपोज़ यहाँ पर मैं आपको एक केस और बताता हूँ। यहाँ पे मान लो 100 लोग आ गए वोटिंग देने के लिए, ठीक है। अब जब 100 लोग वोटिंग देने के लिए आ गए तो एक केस तो ये हो सकता है कि मतलब 60 लोगों ने क्या किया, फेवर में वोट कर दिया, फेवर में वोट कर दिया चीफ मिनिस्टर के, तो मतलब सरकार वो बनी रहेगी। मतलब वोटिंग के अंदर भी क्या चाहिए, 50% + 1 चाहिए, ठीक है। 50% + 1 का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लो 50 या फिर 51 लोगों ने भी वोट कर दिया है तो यहाँ पे सरकार वो बनी रहेगी। लेकिन अगर 49 लोगों ने वोट किया तो वो सरकार गिर जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि बाकी लोग अगेंस्ट में हो जाएंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो ये बात आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो आप कहोगे सर एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि जितने भी लोग आए, मान लो 50% 50 लोगों ने यहाँ पर फेवर में वोट किया, 50 लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया, अब क्या करेंगे, 50-50 हो गया, ये तो 50-50% हो गया। तो इस केस में यहाँ पर स्पीकर भी यहाँ पर अपना वोट देता है। तो स्पीकर यहाँ पर फाइनल अपना वोट देकर यहाँ पर देखता है
कि सरकार बनी रहेगी या फिर कैसी रहेगी। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को यहाँ पर एक क्लैरिटी अच्छे से मिल चुकी है इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में। काफ़ी लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि आज इसी आर्टिकल के ऊपर लगभग 3 एडिटोरियल्स आए हैं, इसी वजह से मैंने आपको डिटेल से यहाँ पर ये सारी बातें बताई हैं। ठीक है ना। तो फ्लोर टेस्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब एक क्वेश्चन और आता है, क्या सर फ्लोर टेस्ट करवाने की पावर सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के पास ही है? तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बन सकता है। फ्लोर टेस्ट करवाने की पावर आप कह सकते हो स्पीकर के पास में भी होती है, गवर्नर के साथ साथ स्पीकर के पास में भी ये पावर होती है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को बहुत ध्यान से सुनना। मान लो यहाँ पर हम लोग किसी हाउस की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी हाउस की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर वो हाउस सेशन में है, ध्यान से सुनना ये बात, सेशन में, यानी सेशन में कोई भी सेशन चल रहा हो, विंटर सेशन, बजट सेशन, कोई भी सेशन अगर चल रहा है उस समय, और उस समय सरकार गिरने के डर है, उस समय एमएलए का सपोर्ट सरकार से हट रहा है, जब हाउस के अंदर एक सेशन चल रहा है, तो उस समय जब फ्लोर टेस्ट होगा तो वो फ्लोर टेस्ट सिर्फ और सिर्फ स्पीकर ही करवा सकता है। और जब हाउस के अंदर कोई भी सेशन नहीं चल रहा होगा, यानी जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे कोई भी सेशन नहीं हो रहा होगा, तो फ्लोर टेस्ट करवाने की पावर गवर्नर के पास में आ जाती है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है ना। तो मतलब अगर एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे कोई सेशन चल रहा है, तो अगर वहाँ पे सरकार गिर रही है उस समय, तो उस समय क्या होगा कि जो स्पीकर है उसके पास पावर आ जाएगी फ्लोर टेस्ट करवाने की। लेकिन सरकार फिर भी गिर रही है और मान लो जो हाउस है वो किसी सेशन में नहीं है, तो उस समय पावर जो है वो गवर्नर के पास रहेगी। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपने बहुत कुछ यहाँ पे सीख लिया है इस आर्टिकल से संबंधित। चलो आगे आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे पास इम्पॉर्टेंट। अगला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन अगले आर्टिकल को कवर करने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है फटाफट उसको दबा देना। जो हमारा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, आई होप आज भी आप लोग यहाँ पर इसको अचीव कर पाओगे। ठीक है ना। तो यार एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए होता है, आप लोग यहाँ पर 1 सेकंड लगेगा, वीडियो को लाइक करके ये सपोर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जाना, दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना, आपको ये मेरा प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी सारी क्वेरीज़ को पूछ सकते हो। क्वेरीज़ का रिप्लाई थोड़ा लेट मिल जाएगा, लेकिन आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग जाओ ज़रूर ज्वाइन करो। अब आते हैं हम लोग अपने थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। आप कहोगे कि थंबनेल पर आपने क्या लगा रखा है। तो कल ना बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है इस वाली न्यूज़ के बारे में। आपने उदयपुर न्यूज़ के बारे में कल सुना होगा। आप आज के टाइम पर, मतलब इनफैक्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप जब भी वीडियो देख रहे हो, सिर्फ उदयपुर भी टाइप कर दोगे ना गूगल पर, उसका न्यूज़ सेक्शन में जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही न्यूज़ मिलने वाली है। हुआ क्या है, कल एक बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना घटित हुई है उदयपुर के अंदर में, और वो घटना क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। नुपुर शर्मा के बारे में सभी लोगों को पता होगा, मतलब इंडिया में बहुत कम ही लोग होंगे जिनको नुपुर शर्मा के बारे में नहीं पता होगा, वैसे तो सभी लोगों को पता होगा, है ना। आपको पता होगा क्या हुआ था। एक बीजेपी पार्टी के लीडर हैं, बीजेपी पार्टी के यहाँ पर मतलब एक मेंबर देखने को मिल जाएंगी। तो फिर क्या हुआ था, इनकी साइड से एक स्टेटमेंट दे दिया गया था प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट में, है ना। उसके बाद में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, गल्फ़ कंट्रीज़ ये काफ़ी नाराज़ हुई, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो नुपुर शर्मा के बारे में आप सभी को पता ही है। तो हुआ क्या, नुपुर शर्मा के सपोर्ट में एक व्यक्ति हैं उदयपुर के, वो टेलर हैं। तो उन्होंने या फिर उनके बेटे ने यहाँ पर एक पोस्ट डाला, और नुपुर शर्मा के सपोर्ट में वो पोस्ट था, ठीक है। तो वो जो पोस्ट डाला गया, उस पोस्ट के बेसिस पर क्या हुआ कि ये जो 2 व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, इन दोनों ने मिलकर उनको मार दिया है। किनको मार दिया? जिन्होंने यहाँ पर ये पोस्ट डाला था। जैसा आप देख पाओगे इंडिया टुडे का आर्टिकल है, कल इसको लेकर लगातार ये जितने भी न्यूज़ आर्टिकल आप देख पा रहे हो सब के सब यहाँ पर कल ही कवर किए गए हैं। तो जो हिंदू शॉपकीपर हैं बिहेडेड इन उदयपुर ओवर सोशल मीडिया पोस्ट ऑन नुपुर शर्मा टू हेल्ड, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि वो जो शॉपकीपर है, जो टेलर थे, वो यहाँ पर हिंदू थे, कन्हैया लाल उनका नाम है। तो उनका जो सर है वो यहाँ पर उनके शरीर से अलग कर दिया गया, और ये जो है पूरी तरह से पूरा मामला मैंने आपको बताया सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने या फिर उनके बेटे ने यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट डाली है, एक डीपी लगा दी नुपुर शर्मा के सपोर्ट में, जिसके बेसिस पर यहाँ पर ये हुआ है।
और जैसे ही इंसिडेंट होता है, जो ये दो लोग यहाँ पे ये एक तरीके से इन्होंने ये जो क्राइम किया है इन दो लोगों ने मिलकर, इन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। ऐसे ही आप लोग देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स और पब्लिश हुए हैं। ये एनडीटीवी का आर्टिकल है, न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। हुआ क्या था, ये दोनों ही व्यक्ति नाप देने गए थे, अपने बॉडी का मेजरमेंट दे रहे थे, नाप दे रहे थे। यहाँ पर टेलर इनका नाप ले रहे थे और नाप लेते लेते यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसने चाकू निकाला, एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और एक ने चाकू निकाला और उसके बाद यहाँ पे मार दिया टेलर को। और उसके बाद में राजस्थान के अंदर काफ़ी हद तक बवाल भी हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हम लोगों ने देखा है ना। फिर सेक्शन 144 को भी लगा दिया गया ताकि चीज़ों को थोड़ा सा शांत बनाया जाए। फिर इंडियन एक्सप्रेस ने भी यहाँ पर इस आर्टिकल को कवर किया है लगातार, और द हिंदू ने भी इस आर्टिकल को कवर किया है। इनफैक्ट द हिंदू के अंदर फ्रंट पेज पर आप लोग देख पाओगे, बिल्कुल अभी जो हमने ये आर्टिकल कवर किया है ना, इसके बगल में ही आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। पेज नंबर 13 पर इसको डिटेल से कवर किया गया। तो यार आप लोगों ने देखा जो भी हुआ ये बिल्कुल बहुत ही गलत हुआ है। आप देख पा रहे होगे कि हाँ, देश के अंदर कितनी ज़्यादा बवाल चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, ये जो कम्युनलिज़म है हम देख पा रहे हैं कि मतलब पिछले कुछ टाइम से रेगुलर बेसिस पर जो कम्युनलिज़म है वो इंक्रीज़ होता हुआ जा रहा है। कम्युनलिज़म काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। आप लोगों से मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, या फिर आप लोगों की मैं एक तरीके से कुछ ओपिनियंस लेना चाहूँगा। ओपिनियन ये है कि जो कम्युनलिज़म इंक्रीज़ हो रहा है उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इसके बेसिस पर आपकी राय क्या होंगी कि हम लोग इस कम्युनलिज़म को कैसे रोक सकते हैं? रोकने के लिए क्या क्या ओपिनियंस आपके पास देखने को मिलते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने ओपिनियंस देना, अच्छे से यहाँ पर ओपिनियन देना। जिसका भी यहाँ पर एक बेस्ट ओपिनियन रहेगा, मैं उस ओपिनियन को एक तरीके से ऊपर पिन करने की कोशिश करूँगा ताकि सभी लोग यहाँ पर उसको पढ़ भी सकें। ठीक है ना? चलो आगे आते हैं, फ़िलहाल नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं और क्या है हमारे पास डिस्कशन करने के लिए। फ्रंट पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल और देखने को मिलेगा। अभी G7 समिट चला, आपको पता चल गया, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो G7 समिट जर्मनी के अंदर हुआ और इन कंट्रीज़ ने फोकस ये किया कि रशिया की जो इनकम है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। क्यों? क्योंकि रशिया से अभी भी यहाँ पर बहुत सारी जो एनर्जी है वो ये G7 कंट्रीज़ परचेज़ करती हैं। तो हुआ क्या, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ, रशिया लगातार अटैक करता हुआ चला यूक्रेन को। इन कंट्रीज़ ने काफ़ी रोकने की कोशिश की लेकिन सिचुएशन काफ़ी बिगड़ती हुई चली गई। नाउ फाइनली G7 कंट्रीज़ ने तय किया है कि अब ये लोग रशिया से जो भी एनर्जी परचेज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से जो भी ऑयल वगैरह परचेज़ कर लिया, नेचुरल गैस परचेज़ कर ली, उसके ऊपर रोक लगाएंगे। अब रोक लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है रशिया की जो इनकम है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। तो G7 कंट्रीज़ का फोकस ये है कि रशिया के पास में जो इनकम आ रही है ऑयल बेचकर उसके ऊपर एक कैप लगाया जाए, उसके ऊपर एक रोक लगाई जाए। ठीक है ना? तो इतनी सी बात इस आर्टिकल के अंदर है। आगे आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये रिपीटेड है, संडे में ये आई थी तो संडे के बाद मैं वापस से इसको कवर कर रहा हूँ। इस वाला संडे नहीं, ये पहले वाला संडे के अंदर इस न्यूज़ को मैंने कवर किया था, पिछले संडे के बारे में। तो मॉनसून हम लोग कवर करेंगे, खासकर अभी जो चर्चा में वो है साउथ वेस्ट मानसून। हुआ क्या, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारत के मौसम विभाग ने कल ही एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बोला कि देखो मॉनसून ने आपकी बार अपनी डेट को मिस कर दिया है। हम लोग की एक्सपेक्टेशन ये थी कि 27 जून को दिल्ली के अंदर ये मानसून देखने को मिलेगा और बारिश होगी खूब अच्छी, बट अभी यहाँ पर कल ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारा आगे का प्रेडिक्शन है, आगे का यहाँ पे भविष्यवाणी है वो है यहाँ पर 30 जून और 1 जुलाई के आसपास। तो यहाँ पर 1-2 दिन बाद हम लोग देख पाएंगे कि जो मानसून है वो देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर, क्योंकि अभी जो गर्मी है ना वो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है दिल्ली में। तो मानसून से क्या होगा, बारिश होगी और बारिश से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है लोगों को, इस गर्मी से थोड़ा बहुत आराम मिलने वाला है। वो चीज़ें यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताई है। तो आप कहोगे ये बातें क्या बता रहे हो यार, कहीं पूछी जाएगी? नहीं पूछी जाएंगी, मैं भी कह रहा हूँ हाँ बिल्कुल नहीं पूछी जाएंगी। बट यहाँ पे क्या है, चर्चा किसकी हो रही है, वो है साउथ वेस्ट मानसून की। ध्यान रखना, किसकी? साउथ वेस्ट मानसून की। साउथ वेस्ट मानसून आपके ज्योग्राफी के सिलेबस का हिस्सा है, तो आपको यहाँ पर ये पढ़ना है। चलो इंटरेस्टिंग वे में मैं आप लोग को समझाता हूँ ये मानसून साउथ वेस्ट मानसून क्यों बोलते हैं, प्लस कैसे आता है। ठीक है, ये भी हम लोग कवर करेंगे, कुछ पिक्चर्स मेरे पास में इसके थ्रू कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़, साउथ वेस्ट मानसून। जब आप लोग मैप को देखते हो तो मैप को किस प्रकार से देखते हो कि ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया।
लेकिन अगर मैं कहूँ इस मैप को और डिवाइड करो तो और भी डिवाइड किया जा सकता है, ऐसे और ऐसे बांट दो। ऐसे और ऐसे बांट देंगे तो क्या होगा, ये वाला साउथ ईस्ट हो जाएगा जो कि साउथ और ईस्ट के बीच में है, ये वाला साउथ वेस्ट हो जाएगा जो कि साउथ और वेस्ट के बीच में है। तो साउथ वेस्ट मानसून मतलब इस वाले जगह से यहाँ पर ये जो हवाएं हैं वो आती हैं इंडिया के अंदर में। तो आप कह सकते हो साउथ वेस्ट मानसून यानी साउथ वेस्ट वाला ये वाला रीजन हो गया। यहाँ से जो हवाएं हैं वो यहाँ पर इंडिया के अंदर पहुँचती हैं और हवा इंडिया में पहुँचती है, यहाँ पे ऊपर तक पहुँचती है तो ये बारिश करवाती है। तो आप कहोगे कैसे, उसको भी हम लोग समझेंगे, रुक जाओ थोड़ी देर, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान ये रखना, जब साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में एंटर करता है तो सबसे पहली बार बारिश होती है केरला के अंदर, केरला में सबसे पहली बार हिट करता है। और जब ये मानसून इधर से घूमता हुआ, क्योंकि दो ब्रांचेस हैं, एक अरेबियन सी से देखने को मिलता है और दूसरा बे ऑफ बंगाल से, जब बे ऑफ बंगाल से निकलता है और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक पहुंचता है तो उस समय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से पहुंचने से पहले सबसे पहली बार ये बारिश कर देता है अंडमान निकोबार में। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया में पूरी तरह से साउथ वेस्ट मानसून आने से पहले सबसे पहली बारिश होती है केरला में, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पहुँचने से पहले सबसे पहली बारिश होती है अंडमान निकोबार आइलैंड में। फिर उसके बाद में ये बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और वेस्ट बंगाल तक ये साउथ वेस्ट मानसून पहुँच जाता है। अब ऐसा क्यों होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, ये जो कंडीशन है बेसिकली यहाँ पर जून के समय की है। अभी क्या चल रहा है, जून का महीना चल रहा है। जून के महीने में अर्थ की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी अलग होती है। पोजीशन कुछ इस प्रकार से होती है कि जो हमारा नॉर्थ वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर सनलाइट थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, नॉर्थ वाला हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। पूरे अर्थ का नॉर्थ वाला हिस्सा ज़्यादा गर्म होता है, साउथ वाला हिस्सा थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है, ठीक है। तो साउथ वाले हिस्से में विंटर देखने को मिलेगा, ऊपर नॉर्थ वाले हिस्से में समर देखने को मिलेगा। जून के समय पे अर्थ की पोजीशन इस प्रकार से होती है। और दिसंबर में जहाँ पे विंटर सोलिस्टिस हम लोग बोलते हैं, तो अब आप लोग देखोगे तो नॉर्थ वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे ठंडा रहता है और साउथ वाला हिस्सा यहाँ पे गर्म हो जाता है, ठीक है ना। ये कुछ पोजीशंस आपको देखने को मिलती हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। तो अभी जून का समय है और जून के समय में क्या है कि ये जो पूरा नॉर्थ वाला हिस्सा है यानी कि पूरा इंडिया, यहाँ पे गर्मी पड़ रही है ना। पूरे इंडिया में पूरे नॉर्थ वाले हिस्से में गर्मी पड़ रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अब गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो मैं आपको समझाता हूँ कि गर्मी पड़ने की वजह से ये साउथ वेस्ट मानसून आता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं अरेबियन सी हो गया और इधर यहाँ पर ये लैंड हो गया केरला का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, ये जो पूरा का पूरा साउथ वेस्ट मानसून है ये अरेबियन सी से आता है। अरेबियन सी से जो हवाएं हैं वो बहती हैं और इधर इंडिया तक आती हैं, लेकिन इंडिया में आने से पहले ये केरला के अंदर बारिश कर देती हैं। तो हम लोग जो अभी देख रहे हैं वो ये वाला समुद्र और इधर ज़मीन का हिस्से को लेकर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं कि साउथ वेस्ट मानसून आता कैसे है। आपको ये बेसिक सी बात तो पता ही है कि पानी के कंपैरिजन में जो धरती है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। इधर अरेबियन सी हो गया, इधर समुद्र हो गया, इधर लैंड हो गया। तो अगर हम लोग पानी के कंपैरिजन में लैंड को देखें तो लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म होता है और ज़्यादा जल्दी ठंडा भी होता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सन की लाइट पड़ रही है वो यहाँ पे कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियस सी बात है गर्मी ज़्यादा होगी और यही यहाँ पर इसी के चक्कर में ठंडा भी जल्दी हो जाता है जो हमारी पृथ्वी होती है। लेकिन पानी क्या करता है, ये सन की लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है, इस वजह से ये धीरे धीरे गर्म होता है। तो पानी धीरे से गर्म होता है और ठंडा भी धीरे ही धीरे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कहोगे ये क्यों बता रहे हो, तो अब उसको समझो। मैंने क्या बोला, जो धरती है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो रही है, धरती ज़्यादा जल्दी गर्म होगी तो यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा। लो प्रेशर एरिया बनेगा मतलब जो इवेपोरेशन देखने को मिलेगा, जो हवाएं हैं वो गर्म हवाएं, जब गर्म हवाएं ऊपर उठने लगेंगी, क्योंकि हवा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठने लगती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब गर्म हवाएं जब ऊपर उठने लगेंगी यानी लो प्रेशर वाला एरिया जनरेट होगा। जब हवा ऊपर उठेगी तो ये वाला एरिया तो खाली है ना, लेकिन देखो जब हवा उठी ऊपर, गर्म हवा ऊपर उठी, ऊपर यहाँ पे इन्होंने क्लाउड्स बनाए क्योंकि हवा जब ऊपर उठ रही है वो इस समय गर्म है। ऊपर जैसे जैसे जाएगी वो ठंडी होती चली जाएगी, क्योंकि जितना ऊपर हम लोग जाएंगे टेम्परेचर कम होता हुआ चला जाता है। तो ऊपर जितनी हवा जाएगी ठंडी हो जाएगी, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड बनेंगे, बादल बनेंगे और यहाँ पे बारिश होगी, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक बात आपको समझनी है, वो ये समझनी है कि जैसे ही यहाँ पे गर्म हवा उठने लगेगी ये जगह खाली हो जाएगी। तो इस जगह को भरने के लिए क्या होगा, इसके आसपास की ठंडी हवा इस वाले एरिया में भागेगी।
तो जैसे ही गर्म हवा उठी तो आसपास तो कहीं पे ठंडी हवा है नहीं, क्योंकि ये सब कुछ गर्म हो रहा है लैंड। लेकिन ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? समुद्र से, क्योंकि समुद्र जो है थोड़ा देर से ठंडा हो रहा है, सॉरी थोड़ा देर से गर्म हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा ठंडा ही है ये। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो सी ब्रीज़ है, यानी कि एक तरीके से जो समुद्र से हवा है वो यहाँ पे इस लो प्रेशर वाले एरिया में आ जाती है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एरिया खाली हुआ, गर्म हवा उठी तो यहाँ से ठंडी हवा इस वाले एरिया में पहुँची। अब जब पहुंची तो वो भी गर्म हो गई, वो भी गर्म हो गई तो ऊपर उठ गई, वो भी बादल बने, बारिश हुई, बारिश हुई, हवा ठंडी हो गई, ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद हवा थोड़ी भारी हो जाती है, भारी होगी तो वापस से नीचे गिरेगी, अब भारी होने के बाद में वो वापस से समुद्र के अंदर गिर जाती है। ठीक है, तो इतना आप लोग को ध्यान रखना है, ये साइकिल ऐसे ऐसे ही चलता रहता है। अब आप कहोगे इसका साउथ वेस्ट मानसून से क्या लेने देना? यार बहुत कुछ लेने देना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ के साइड में, क्योंकि जून का समय तो नॉर्दर्न रीजन में पूरी तरह से गर्मी रहती है, ये एरिया ऊपर तप रहा होता है, बहुत ज़्यादा तगड़ी ऊपर गर्मी देखने को मिलती है। तो इस गर्मी में क्या होगा, यानी कि लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा, हवा ऊपर उठ रही होगी। अब जब हवा ऊपर उठेगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो ठंडी हवा है वो इधर की साइड में भागनी चालू करेगी। अब जब ठंडी हवा इधर की साइड में जाना चालू करती है, उस लो प्रेशर वाले एरिया में एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो जगह है उसको भरना चालू करेगी। जब ठंडी हवा इधर जा रही होगी तो इधर यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ आ जाती हैं, यहाँ पे पहाड़ आ जाते हैं वेस्टर्न घाट्स वाले। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हवा भागनी चालू करी, इस पहाड़ से टकराई, और पहाड़ से टकराने के बाद ये हवा पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगती है ऐसे। और जैसे यहाँ पर ये ऊपर चढ़ने लगती है तो मैंने क्या बताया, ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। तो जब ये ऊपर चढ़ती है, इसी वजह से तुरंत यहाँ पे बारिश हो जाती है। ऊपर चढ़ेगी, हवा ठंडी होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगा और उसके बाद यहाँ पर ये बारिश हो जाती है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस साइड बारिश हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या हुआ, ऊपर चढ़ी, हवा ठंडी हुई, उसके बाद यहाँ पे फिर से मतलब एक तरीके से भारी हो गई, और फिर उसके बाद ये हवा वापस से नीचे आने चालू करती है। अब नीचे आती है तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनता है, और इसी के बेसिस पर यहाँ पर आप कह सकते हो ये पूरी तरह से बारिश को कंडक्ट करता है, बारिश यहाँ पे कर देता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ से हवा जाती है यहाँ तक और फिर उसके बाद बारिश करवाती है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया बन रहा है और ये हवा जाएगी, ये भी ऊपर उठेगी और फिर उसके बाद यहाँ पे ज़्यादातर बारिश करवाएगी। आई होप आप लोगों ने साउथ वेस्ट मानसून को काफ़ी ईजी से शब्दों में समझ लिया है। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको आसान से शब्दों में यहाँ पर इसको समझा सकूँ। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नाउ पहले हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन को पूरा करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है, फिर उसके बाद एक दो छोटे छोटे आर्टिकल्स और हैं, उनको भी कवर किया जाएगा। तो आज के एडिटोरियल में आप लोग यहाँ पर दो आर्टिकल ये देख रहे हो, ये दोनों ही यहाँ पर महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस से रिलेटेड हैं, दोनों उसी को लेकर चर्चा करते हैं। तो दोनों के बारे में अभी हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, तो आपको ज़रूरत नहीं है इसके बारे में पढ़ने की। एक आर्टिकल ये है, यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में। साथ ही साथ आज 29 जून है, आज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे होता है, तो उसी को लेकर ये आर्टिकल रखा गया है। तो समझेंगे हम इसके बारे में क्या क्या मेंशन किया गया है। उसके बाद हमारे पास एक एडिटोरियल ये है, ये अगेन यहाँ पर एक तरीके से चर्चा करता है पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा डिटेल से जाने की ज़रूरत नहीं है। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑथर मेंशन करते हैं, ब्रिंग द शाइन बैक ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स में जो एक चमक हुआ करती थी वो अभी के टाइम पर नहीं है, तो क्या क्या कमियां हैं वो सारी बातें यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। अग्निपथ स्कीम के बारे में भी चर्चा की जाती है, वो भी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। फिर उसके बाद में एक डेटा पॉइंट है, इसको समझेंगे। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर दोनों ही आर्टिकल हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आप लोग यहाँ पर ये देख पाओगे, ये आर्टिकल बात करता है कि चाइना का जो इंटरवेंशन है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले रीजन में काफ़ी बढ़ रहा है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रीजन को मतलब एक तरीके से अपना वहाँ पे बढ़ावा देते हुए, यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले रीजन के अंदर अपना इंटरवेंशन बढ़ाते हुए, अपना प्रेजेंस बढ़ाता हुआ, जो चाइना है वो पूरे के पूरे अफ्रीका के अंदर अपना प्रेजेंस बढ़ा सकता है। इसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर एक आर्टिकल ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है G7 प्लान के बारे में। अभी आपको पता है G7 कंट्रीज़ की समिट हुई, तो इनका प्लान क्या है, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टैकल करने के लिए, काउंटर करने के लिए, वो यहाँ पर समझाया गया है। इसको भी डिस्कस करेंगे। चलो यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत दमदार है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन से पहले अपना एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, नीचे दिख रहा होगा। इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो मेरा कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को जो भी चर्चित टॉपिक हैं, लगातार चर्चा में रहते हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर आपसे मैं एक क्वेश्चन
दूँ और साथ ही साथ एक आंसर आप लोग यहाँ पर उसको लेकर लिख लो। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो है एमएसएमई को लेकर। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया कि जो इंडिया का एमएसएमई सेक्टर है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए उसकी एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को देखते हुए आपको एक क्रिटिकली एनालिसिस देना है, क्या वाकई में ऐसा है, एमएसएमई सेक्टर क्या है, इंडिया के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सारी बातें आप लोग समझा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 150 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में क्या करना है, आपको टेलीग्राम पर जाना है, दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग टाइप करना है सर्च बॉक्स में। आपको मेरा मेंस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे 17-18 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं। आप लोग भी जुड़कर डेली बेसिस पर वहाँ पे आंसर्स लिख सकते हो। आंसर्स लिखोगे तो एक दूसरे के आंसर्स को वहाँ पे रिव्यू किया जाएगा और आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। चलो, तो यह है हमारा आज का सबसे पहला एडिटोरियल, जो कि बात करता है G7 प्लान टू काउंटर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब देखो सर, चर्चा किसके बारे में की जा रही है कि अभी 26 जून को होता क्या है, यूएस के प्रेसिडेंट, क्योंकि 26 जून में मीटिंग चली G7 कंट्रीज़ की, तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन, और जो बाइडन के साथ साथ यहाँ पर G7 की सातों के सातों देश, इन्होंने यहाँ पर अपना एक प्लान को ओपन किया, एक प्लान के बारे में दुनिया भर को बताया। वो प्लान है कि ये G7 कंट्रीज़ पार्टनरशिप करने वाली हैं। पार्टनरशिप करेंगे किस चीज़ को लेकर, वो करेंगी PGII को लेकर। इसकी फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो G7 कंट्रीज़ साथ में आ रही हैं दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए यह ग्रुप बनाया गया जिसका नाम है PGII। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि यही यहाँ पर G7 कंट्रीज़ का पूरा इनिशिएटिव है जो कि चाइना को मात देगा या चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टैकल करेगा। तो किस चीज़ का अनाउंसमेंट किया गया है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII। बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है आने वाले टाइम पर, इस वजह से बहुत ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट इस चीज़ का हो गया, G7 कंट्रीज़ ने ये बोला कि 2027 तक हम लोग लगभग $600 बिलियन, कितना, $600 बिलियन तक पैसा खर्चेंगे, ताकि जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं या लो इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डेवलपमेंट किया जा सके, वहाँ पे विकास किया जा सके। इसलिए यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया। तो यही यहाँ पर G7 कंट्रीज़ का प्लान है कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना का जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये $multi-trillion प्रोजेक्ट है। इसमें चाइना क्या करता है, पूरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को कनेक्ट करने के बारे में चर्चा करता है। समुद्र के माध्यम से, रोड के माध्यम से कनेक्ट करने के बारे में चाइना चर्चा करता है। ठीक है ना, तो इसी चाइना के प्रोजेक्ट को टैकल करने के लिए PGII वाले इनिशिएटिव को लेकर आया गया। तो आप कहोगे ऐसा है क्या? हाँ, अभी आगे चलेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब सर PGII है क्या, थोड़ा और डिटेल से बताओ। तो देखो, अब डिटेल से हम लोग इसको समझते हैं। हुआ क्या था, इसको समझने से पहले आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में समझना होगा। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, अगर मैं आप लोग को उसका एक पिक्चर दिखाऊं, तो पिक्चर मैं वैसे तो लेकर आया हूं, एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं। अच्छा, ये जो पिक्चर है उनका टेलर का है, जिनको यहाँ पे मार दिया गया था, वो पिक्चर मैं आपको दिखाना भूल गया हूँ, तो एक सेकंड रुक जाओ यार। हाँ, ये आपको देखने को मिलेगा, यह है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यानी कि दुनिया भर की कंट्रीज़ को चाइना किससे, लैंड और साथ ही साथ समुद्र के माध्यम से कनेक्ट करने के बारे में चर्चा करता है। यह है BRI, और इसको चाइना ने लॉन्च किया था 2013 में, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के थ्रू लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एशिया और बाकी सारी कंट्रीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसी चक्कर में अमेरिका ने पिछले साल 2021 में जब G7 का समिट हुआ था, तो पिछले साल भी बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। मतलब आप कह सकते हो कि चाइना का प्रोजेक्ट BRI एक तरफ और G7 कंट्रीज़ का फोकस ये है कि इस वाले प्रोजेक्ट को मात दी जाए। इसके लिए साल 2021 यानी पिछले साल B3W इनिशिएटिव को लेकर आया था, यानी कि आप कह सकते हो बिल्ड बैक वर्ल्ड इनिशिएटिव को लेकर आया गया था। ठीक है, सॉरी, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। और उसके साथ साथ अब की बार जो मीटिंग हुई है साल 2022 की, यहाँ पर PGII इसको लॉन्च कर दिया गया। यानी कि PGII क्या है, तो मैंने अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया, इसकी फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट। तो कहोगे वर्क कैसे करेगा, मतलब समझ गए हम कि BRI को टैकल करने के लिए 2 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से अब की बार जो चर्चा की जा रही है वो PGII के बारे में चर्चा की जा रही है। ये बताओ चाइना को मात कैसे देंगे, ये समझाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। आप जब हम लोग बात करते हैं कुछ डेटा की,
तो हमें ये पता चलता है कि जो चाइना है वो क्या करता है वो अभी लो इनकम कंट्रीज़ हो गई, जो गरीब कंट्रीज़ हो गई, पुअर कंट्रीज़ हो गई, इनको खूब सारा पैसा देता है भर भर कर। आपको ही पता है, खूब सारा पैसा दे दिया और उसी में यहाँ पे उनको फंसा दिया। उसी को हम लोग बोलते हैं चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। उसको उसी पैसे में फंसा दिया और इतना ज़्यादा ही बुरा हाल कर दिया उस देश के अंदर कि वो देश चाइना का लोन नहीं उतार पा रहा है और लोन चुकाने के लिए भी उसको लोन लेना पड़ रहा है, जैसा श्रीलंका के अंदर यह हालात देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो चाइना ऐसी हालत कर देता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए ये PGII इनिशिएटिव है, ये क्या करेगा, मैंने भी आपको बताया $600 बिलियन खर्चा जाएगा 2027 तक। यानी कोई भी यहाँ पर लो इनकम कंट्री है, यानी कि कोई भी गरीब देश है जहाँ पे इनकम बहुत कम है या मिडिल इनकम कंट्री है, उसको चाइना के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, तो यहाँ से पैसा खर्चा जाएगा। तो इस प्रकार से चाइना को टैकल करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझा। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे कैसे ये वर्क करेगा। देखो, ये जो PGII इनिशिएटिव, ये जो प्रोजेक्ट है, इसके 4 मेजर पिलर्स रखे गए हैं। वो 4 पिलर कौन कौन से? पहला पिलर ये बोलता है कि जो G7 कंट्रीज़ हैं, इनका मेजर एम ये है कि हम लोग क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल कर सकें, यानी कि ये जो पैसा खर्चेंगे वो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए भी खर्चेंगे। सेकेंड पिलर यहाँ पर ये बोलता है कि इन G7 कंट्रीज़ का फोकस अब की बार ये भी है 5G और 6G इंटरनेट की कनेक्टिविटी को हम लोग बढ़ा सकें। फिर उसके बाद तीसरा पिलर ये बोलता है, इनका एम ये भी है कि जेंडर इक्वलिटी और इक्विटी की तरफ काम किया जा सके। और चौथा पिलर के ऊपर ये काम करेंगे कि दुनिया भर के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाए। इसके लिए ये PGII वर्क करने वाला है। इसके बारे में ध्यान रखना, 2027 तक ये काफ़ी सारा पैसा खर्चेंगे। क्लियर हो गया। और इंडिया के अंदर भी, क्योंकि इंडिया मिडिल इनकम कंट्री है, इंडिया के अंदर भी जो US का बैंक है वो लगभग यहाँ पर $30 मिलियन तक इन्वेस्टमेंट करेगा आने वाले टाइम पर, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये PGII है, इसको हम लोग चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमने समझ लिया है क्या है, दुनिया भर को कनेक्ट करने के बारे में चर्चा करता है और साथ ही साथ यहाँ पर उन लोगों को फंसा लेता है। क्योंकि अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ देखोगे ना, जब ये रोड वगैरह बना रहे हैं, दुनिया भर की कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर जो लोग काम कर रहे हैं वो चाइनीज़ लोग हैं। चाइनीज़ को ही ज़्यादातर फ़ायदा पहुँचा रहा है चाइना। चाइना अपने मतलब से कुछ करेगा नहीं, अपना मतलब देखकर ही यहाँ पर आप देख पाओगे लगातार चाइना को फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ पे बोला यह जाता है G7 कंट्रीज़ का फोकस यहाँ पर यह है कि जो चाइना अपनी हरकतें दिखा रहा है, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से अलग अलग कंट्रीज़ को बहुत तगड़े तगड़े मैसिव लोन्स प्रोवाइड करवा रहा है। भाई पाकिस्तान तो मतलब आप कह सकते हो कि पाकिस्तान के मतलब चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है ना, तो पाकिस्तान ने भी बहुत सारा पैसा ले रखा है, श्रीलंका ने बहुत सारा पैसा ले रखा है। ये हालात हैं इन देशों के कि बड़े बड़े लोन्स ले लिए हैं। ठीक है, तो चाइना का दबदबा इन कंट्रीज़ के ऊपर देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, इतना समझ लिया। श्रीलंका के अंदर आपको पता है, श्रीलंका के अंदर इतने बुरे हालात है कि हम्बनतोता पोर्ट चाइना ने परचेज़ कर लिया है, 99 साल के लिए रेंट पर ले लिया है। तो बाइडन का या फिर G7 कंट्रीज़ का फोकस यही है कि जो ये PGII इनिशिएटिव चलाया गया है, इससे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सके इन कंट्रीज़ में और चाइना का जो दबाव है इन कंट्रीज़ के ऊपर उसको कम किया जा सके, चाइना का जो रोल है इन देशों के अंदर वो कम किया जा सके। ठीक है ना, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है ये क्या है। मैंने आपको बताया कैसे काम करेगा, इंडिया को भी लोन दिया जाएगा, कैसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, यह हम लोगों ने समझा। ठीक है ना, चलो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का एडिटोरियल। ये बात करता है चाइना का इंटरवेंशन इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। अगेन चाइना को लेकर ही चर्चा की जा रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बता देता हूँ। हॉर्न ऑफ अफ्रीका आखिरकार है क्या? अफ्रीका पूरा का पूरा ये कॉन्टिनेंट नज़र आता है, ये सारे छोटे छोटे देश हैं अफ्रीका के अंदर। जब हॉर्न की बात करते हैं तो अफ्रीका में इस प्रकार से एक सींग निकला हुआ ये है, तो इसको हम लोग ये बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ध्यान रखना, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर बेसिकली ये सारे देश आते हैं, लेकिन जो बिल्कुल सींग पर स्थित हैं वो ये यहाँ पे काउंट किए जाते हैं 4 देश। 4 देश कौन कौन से हैं? सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया, जिबूटी। उसका सूडान, युगांडा, कीनिया भी देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर मेजरली जो काउंट किए जाते हैं हॉर्न के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ ये 4 किए जाते हैं। तो याद रखने के लिए ऐसे ध्यान रख सकते हो, सीड
सीड से ध्यान रखना, एस स्टैंड करता है सोमालिया के लिए, ई से इथियोपिया और दूसरे ई से एरिट्रिया और डी से जिबूटी। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। तो चाइना ने यहाँ पे क्या किया, ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इसके इस वाले रीजन के अंदर अपना पूरी तरह से इंटरवेंशन दिखा रखा है। चाइना काफ़ी सारा पैसा खर्च रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। इसके पीछे भी चाइना की एक बहुत बड़ा खुद का इंटरेस्ट है, खुद की यहाँ पर फ़ायदा देख रहा है। उसके बारे में इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया, चलो समझते हैं। देखो, चाइना ने लगातार इन्वेस्टमेंट किया है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स में, मतलब पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़ोर दिया जा रहा है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे दिया जा रहा है, क्योंकि चाइना ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा है, बहुत सारे डेवलपमेंट किया है। अभी ये चर्चा में इसलिए भी था क्योंकि अभी जब फरवरी का महीना निकला है तो फरवरी के महीने में जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं जी जिनपिंग, इन्होंने यहाँ पर जी जिनपिंग कह रहा हूँ, वांगी, इन्होंने यहाँ पर विजिट भी किया था इन सारी कंट्रीज़ को। और ये जो कंट्रीज़ हैं जिसमें कौन कौन सी हैं, कीनिया, जिबूटी, इथियोपिया, सूडान, सोमालिया, साउथ सूडान और युगांडा, ये सारे देश आपको देखने को मिलते हैं। इन्हीं कंट्रीज़ की हम लोग बात करने वाले हैं। इन्हीं कंट्रीज़ में चाइना का एक बहुत बड़ा रोल बढ़ता जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, यानी कि कौन कौन से रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं चाइना और इन कंट्रीज़ के बीच में, चलो डिस्कस करते हैं। देखो, चाइना ने इस हॉर्न वाले हिस्से के ऊपर ही फोकस किया है क्योंकि यही वाला हिस्सा चाइना को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है। अभी इसी साल जनवरी 2022 की बात करें तो अगेन एक 17वीं ट्रिप हुई थी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांगी की। इन्होंने फोकस किया था कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाया जाए। हालांकि यहाँ पर आप ये देखोगे कि चाइना की एक पॉलिसी देखने को मिलती है, डेट ट्रैपिंग पॉलिसी। मैंने आपको वो बताया कि खूब सारा पैसे दे दो और उसमें फंसा लो उस कंट्री को, है ना। हालांकि यहाँ पर जब ये चाइना इन अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर ये पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा था तो ये कंट्री भी डर रही थी कि यार चाइना कहीं हमें फंसा ना दे, लेकिन चाइना ने मना किया कि कोई भी हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, डेट ट्रैप के अंदर कुछ भी नहीं फंसाएंगे, आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करो। और फिर इन्वेस्टमेंट हुआ और करेंट टाइम पर इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली कंट्रीज़ और चाइना के बीच में रिलेशंस बहुत स्ट्रांग भी हैं। कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर चाइना ने लगभग 3 लाख के आसपास वैक्सीन्स दी थी इथियोपिया और युगांडा को, 2 लाख वैक्सीन दी थी कीनिया और सोमालिया को, सूडान, एरिट्रिया को भी चाइना के बहुत सारी वैक्सीन प्रोवाइड करवाई थी। उसके बाद में बीजिंग ने अभी यहाँ पर एक स्टेप उठाया, यानी कि चाइना ने एक स्टेप उठाया, 2035 तक का एक विजन रखा हुआ है। तो चाइना का एक इनिशिएटिव है, वो क्या है, 2035 विजन फॉर चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन। चाइना अफ्रीका का कोऑपरेशन 2035 तक काफ़ी मजबूत होने वाला है। चाइना का एम यह है कि हम अफ्रीका वाले रीजन के अंदर हेल्थ सेक्टर को मजबूत कर दें, गरीबी को ख़त्म कर दें, व्यापार को बढ़ा दें, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दें, डिजिटल इनोवेशन को लेकर आएँ। ये यहाँ पर चाइना का विज़न है। साथ साथ विज़न यह है कि ग्रीन डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए, पीपल टू पीपल जो रिलेशंस है चाइना के साथ में उसको बढ़ाया जाए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर चाइना करने वाला है 2035 तक। ये यहाँ पर चाइना का इनिशिएटिव है। तो इस अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर ये सारा काम किया जा रहा है चाइना की साइड से, और इसी की वजह से रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि कंट्रीज़ यहाँ पर खूब चाइना की सुन रही हैं। ये ठीक है, यानी ये जो कंट्रीज़ है चाइना की खूब सुन रही हैं। जब आप लोग यहाँ पर देखते हो तो अभी रिसेंटली क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट किया जाता है रेलवेज़ के अंदर, यानी कि ये जो देश के नाम मैंने अभी लिए थे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर, इन देशों में बहुत सारे रेलवे नेटवर्क्स बन चुके हैं और वो चाइना ने ही बनाए हैं। चाइना ने मोम्बासा नायरोबी रेल लिंक कीनिया के अंदर है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट खूब तगड़ा किया था। उसके बाद में मिलिट्री हार्डवेयर मार्केट इथियोपिया के अंदर, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट खूब किया। सोमालिया के अंदर 80 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए। जिबूटी के अंदर हॉस्पिटल, रोड, स्कूल, स्टेडियम्स बनाए गए। तो ये सब कुछ जो भी बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना ने फंडिंग करी है, चाइना के पैसे की मदद से यहाँ पर ये बना है। दैट इज़ वाई जो रिलेशंस हैं इसी वजह से और ज़्यादा मजबूत होते हुए चले गए, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो आप यही सोच रहे होंगे कि कब इस पॉइंट पर आओगे, चाइना इतना कुछ कर रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए, क्यों? क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा तगड़ा है। वो क्या क्या इंटरेस्ट है इसको समझते हैं। देखो, अफ्रीका जो कंट्री है ये गरीब रह गई, लेकिन इनके पास में नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं भरपूर मात्रा में भंडार भरा पड़ा है नेचुरल रिसोर्सेज का, यानी ऑयल, कोल, इसके भंडार मिलेंगे आपको पूरे अफ्रीका के अंदर। तो चाइना ने फोकस ये किया है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट किया भी है।
मोम्बासा की जो ऑयल टर्मिनल है उसमें $400 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट किया है। प्लस चाइना का फोकस ये है कि इन अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में ऐसे रिलेशन बनाओ, फिर यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट कर दो कि यहाँ से मिनरल्स जैसे कि गोल्ड, आप कह सकते हो सोने का जो भंडार है, या फिर आप कह सकते हो दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान भी अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती है। तो गोल्ड, आयरन और प्रीशियस स्टोन, केमिकल ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें अफ्रीका के अंदर भरपूर मात्रा में मिलती हैं और इन्हीं सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखो चाइना के अंदर इन चीज़ों की कमी है। हर एक कंट्री हर चीज़ में परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना, हर चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो चाइना का फोकस यह है कि यही सारी चीज़ें यहाँ से निकाली जाएँ अफ्रीका से, क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा मिलता है और चाइना काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑयल के ऊपर, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। तो ये यहाँ पर आपको चाइना का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि यूएस यहाँ पर इसी चीज़ के ऊपर जोर देता है और यूएस ये भी बोलता है कि चाइना अपना दबदबा बना रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट क्या है ये तो समझ लिया। उसके साथ साथ अभी मैंने आपको मैप में जिबूटी कंट्री दिखाई थी, यानी कि साउथ ऑफ वो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसके बिल्कुल नोक पर आपको जिबूटी देखने को मिलता है। पता है क्या हुआ? चाइना ने अपना सबसे पहला मिलिट्री बेस, यानी अपने देश से सबसे पहला, दुनिया से मतलब अपने देश से बाहर कोई मिलिट्री बेस बनाया वो जिबूटी में बनाया है। वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बना लिया इन्होंने। और यूएस यहाँ पर इसी के ऊपर चिंता व्यक्त करता है और ये बोलता है कि चाइना का फोकस यह है कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर अपने मिलिट्री बेसिस बनाए जाएं। कीनिया और तांजानिया जैसी कंट्री में मिलिट्री बेसिस बना रहा है जो कि बिल्कुल समुद्र से सटे हुए हैं, इंडियन ओशन से सटे हुए हैं। अब इंडियन ओशन से सटे हुए ये सारे मिलिट्री बेसिस रहेंगे तो बेसिकली यहाँ पर चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। इससे चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस पूरे इंडियन ओशन के अंदर फैला देगा। ये यहाँ पर चाइना का इंटरेस्ट है, ठीक है ना, ये यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद मैंने आपको बताया रिलेशन काफ़ी मजबूत हो चुके हैं कि मतलब ये जो कंट्रीज़ के नाम लिए मैंने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के, ये कंट्रीज़ चाइना के साथ में खुद अपने बहुत बातचीत बढ़ा चुके हैं। युगांडा के जो प्रेसिडेंट है योरी मोसेवेनी, इन्होंने यहाँ पर चाइना के साथ में रिलेशन को मजबूत किया है। उसके साथ साथ यहाँ पर इथियोपिया के प्रेसिडेंट, उस कीनिया के प्रेसिडेंट, इन सब ने मिलकर यहाँ पर चाइना को सपोर्ट किया है। चाइना को सपोर्ट करने लग रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है कि किस प्रकार से यहाँ पर चाइना अपने प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पता है इसमें यहाँ पर एक दिक्कत, अब आप कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, देखो एक दिक्कत आपको अमेरिका की भी देखने को मिलेगी। क्या दिक्कत है? अमेरिका जैसे आज के टाइम पर रशिया के साथ में खड़ा है, क्योंकि चाइना अपने आप में बहुत खतरनाक है। चाइना चाहता है कि मैं सुपर पावर बन जाऊँ, तो अमेरिका को टक्कर देने वाला चाइना आज के टाइम पर खड़ा हुआ है बिल्कुल सामने। पता है यहाँ पर क्या दिक्कत हुई है? दिक्कत ये हुई है कि अमेरिका ने अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो वो चाइना की तरफ झुक गए, जैसे रशिया के साथ में हो रहा है। रशिया को जितना ही यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए जा रहे हैं उतना ही रशिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होता चले जा रहा है। जितना ही रशिया के ऊपर मतलब टाइट करके सारी चीज़ें कसी जा रही हैं उतना ही रशिया जो है चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। तभी यहाँ पर आप देख पाओगे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। तो यही आपको समझना होगा कि यहाँ पे ये यूएस का भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक देखने को मिलेगा कि इन कंट्रीज़ को निगलेक्ट कर दिया गया, ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया नहीं, इस वजह से वो लोग चाइना की तरफ झुकती हुई नज़र आ रही हैं, जैसे कि रशिया। आई होप आपने इसको भी डिटेल से समझ लिया है। चलो आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अब यहाँ पे आता है हमारे पास एक डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट बात ये करता है कि भारत रशिया से क्या क्या इंपोर्ट कर रहा है। देखो बहुत कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, बहुत लंबे समय से इंपोर्ट कर रहे हैं। पता ये डेटा पॉइंट क्यों आया? डेटा पॉइंट यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि जब से रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर छिड़ा, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगने लगे, रशिया से वेस्टर्न कंट्रीज़ व्यापार कर नहीं रही हैं, तो इंडिया का जो व्यापार है वो रशिया से काफ़ी बढ़ चुका है इन सैंक्शंस के दौरान। ये बताया गया सैंक्शंस के दौरान व्यापार इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि रशिया लिस्ट में काफ़ी नीचे हुआ करता था जब हम लोग व्यापार की बात करते हैं, वो अभी काफ़ी ऊपर आ चुका है। सबसे पहला पॉइंट, रशिया से हमने क्या क्या इंपोर्ट किया है, मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। आप ये देखोगे कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। 286% से यहाँ पर बढ़ावा देखने को मिला है व्यापार में इंडिया और रशिया के बीच में, जब से सैंक्शन लगे हैं रशिया के ऊपर। कुछ और पेट्रोलियम ऑयल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है व्यापार। कुछ और प्रकार के कोयले हो गए, ठीक है, कोयले को लेकर व्यापार बढ़ रहा है। गुड्स हो गए, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजर्स हो गया, एंथ्रेसाइट हो गया,
नॉन इंडस्ट्रियल डायमंड्स हो गए, ये व्यापार यहाँ पर आप लोग देख पाओगे लगातार इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है इंडिया और रशिया के बीच में। इन सैंक्शंस के बाद में वो यहाँ पर डेटा दिया गया, ये डाटा आपको ज़्यादा हेल्प करेगा नहीं, बस इतना ही आप लोग ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखना है। रिमेंबरिंग द प्लान मैन ऑफ इंडिया, यहाँ पे चर्चा की जा रही है किसके बारे में? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के बारे में। कॉन्टेक्स्ट क्या है? न्यूज़ ये है कि देखो हर साल 29 ऑफ जून को हम लोग स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है पता है ना? ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखो 29 जून को जो स्टैटिस्टिक्स डे है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ साथ जो प्रोफेसर प्रशांता चंद्र महालनोबिस हैं, जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी वो भी सेलिब्रेट की जाती है। वो आपको ये पिक्चर में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? ये पिक्चर में है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। तो क्या हुआ, इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे स्टैटिस्टिक्स के प्रति बहुत ज़्यादा है। ये फाउंडर हैं स्टैटिस्टिक्स के, इसी वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी इस दिन होती है, प्लस स्टैटिस्टिक्स डे भी इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर में। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स डे को सेलिब्रेट करने के पीछे का एम क्या है, गोल क्या है? गोल यहाँ पर यह है कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज़ कर दें, क्योंकि देखो हर दिन हम लोग यहाँ पर स्टैटिक्स को थोड़ा सा पॉपुलराइज़ कर दें, यूज़ इसका ज़्यादा होने लगे। और स्टैटिस्टिक्स कैसे हेल्प कर सकता है नई नई पॉलिसीज़ को लेकर आने में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक डेटा होता है, एक स्टैटिस्टिकल डेटा होता है तो हमें बता देता है। जैसे अभी आप लोगों ने डेटा पॉइंट वो देखा था ना, डेटा पॉइंट के अंदर कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इस साल इतना व्यापार हुआ, इस साल इतना व्यापार हुआ, वो आपको पूरे साल का डेटा मिल रहा है। तो उसके हिसाब से आप लोग अपनी प्लानिंग कर सकते हो, अपनी नीतियाँ लेकर चल सकते हो, ठीक है। नई नई पॉलिसीज़ आप लोग फ्रेम कर सकते हो। वही यहाँ पे बताया गया है कि स्टैटिस्टिक्स का ये एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है, ठीक है ना? इतना ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे जो प्रशांत चंद्र साहब हैं इनके बारे में ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को लेकर हर साल प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन रहा है। हम लोग पिछले टाइम से रेगुलर बेसिस पर देख रहे हैं। तो प्रशांत चंद्र के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो ये बेसिकली फादर हैं ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। प्लस यहाँ पर इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो ISI है इसको भी फाउंड किया था। साथ ही साथ आप देख पाते हो जो प्लानिंग कमीशन, अभी देखो हमारे पास नीति आयोग है। नीति आयोग जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके ही बनाया गया था। तो नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। तो प्लानिंग कमीशन के फाउंडर भी यहाँ पे, प्लानिंग कमीशन को शेप करने वाले व्यक्ति भी यहाँ पर प्रशांत चंद्र साहब ही थे। उसके साथ साथ इन्होंने नए नए इनोवेटिव टेक्निक्स को लेकर आए, सर्वेस को लेकर नई नई टेक्निक्स लेकर आए, है ना? कुछ नए नए मेथड्स लेकर आए स्टैटिस्टिक्स के अंदर में। उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो कि मेथड्स के साथ साथ यहाँ पे कुछ टाइमलाइन बताया गया कि अलग अलग टाइमलाइनें क्या क्या तक इन्होंने किया। सबसे पहली बात 1932 के अंदर इन्होंने ISI को फाउंड किया है कोलकाता के अंदर। ISI क्या है? यह है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इसको फाउंड किया गया कोलकाता में। और फिर बाद में यहाँ पर क्या होता है, यही ISI को 1959 के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो 1932 में इनके थ्रू ये किया गया। 1933 के अंदर इन्होंने संख्या को लॉन्च किया। संख्या क्या है? तो ये इंडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स से आपसे क्वेश्चन बन सकता है ऐसे डायरेक्टली। तो संख्या क्या है? यह है इंडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद आता है 1950। 1950 में यहाँ पर ये एस्टेब्लिश करते हैं नेशनल सैंपल सर्वे को, ठीक है। और फिर उसका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को भी यहाँ पर सेटअप करने वाले यही व्यक्ति हैं। फिर 1955 में यहाँ पर ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर बनते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो बाद में प्लानिंग कमीशन हट ही जाता है। साथ ही साथ जो इंडिया का सेकंड 5 ईयर प्लान आता है उसको यहाँ पे लाने वाले, उसको फॉर्मुलेट करने वाले व्यक्ति भी यहाँ पर यही होते हैं। उसके बाद में इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाता है 1968 के अंदर में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है ना। आगे मैंने आप लोगों को बता दिया है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। अभी मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया जो भी अभी आप लोगों ने यहाँ पर कवर किया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि देखो करंट टाइम पर हमारे पास में क्या है, एक नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है ना, वो भी स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है। तो उसके बारे में भी ध्यान रखना। हुआ क्या था कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के साथ में मिला दिया गया। मिलाने के बाद में हमारे पास करंट टाइम पर एक नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। तो आप कह सकते हो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के प्रति भी कंट्रीब्यूशन इन्हीं व्यक्ति का है। इसी वजह से आपको ये भी पढ़ लेना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा।
तो एनएसओ बेसिकली एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एजेंसी है हमारी सरकार की। इसको यहाँ पर एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था, स्टैटिस्टिकल सर्विस एक्ट 1980 के थ्रू। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि भाई स्टैटिस्टिकल डेटा कुछ लेकर आया जाए, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर चीज़ों को बताया जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, कुछ डेटा है, बस खाली इतना ही ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी कुछ जानकारी जानने के लिए इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आते हैं हम लोग अपने अगले एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल यहाँ पर फिरोज़ वरुण गांधी साहब के थ्रू लिखा हुआ है। तो इसके अंदर चर्चा की जा रही है ब्रिंग द शाइन बैक ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। चलो इसको भी देखते हैं कि क्या क्या बातें यहाँ पर मेंशन की जा रही हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ऑथर मेंशन क्या करते हैं, ऑथर मेंशन ये करते हैं कि साल 2019 के अंदर क्या हुआ था, बहुत सारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उन्होंने सुसाइड करी थी। पता है कारण क्या था? कारण ये था कि उनके पास कोई नौकरी नहीं थी। तो साल 2009 में जो नौकरी ना होने की वजह से, गरीबी की वजह से या बैंक्रप्सी की वजह से जो सुसाइड रेट है वो बहुत ज़्यादा था। हर घंटे सुसाइड्स हो रही थी। और ऐसा ये खुद नहीं बोलते हैं, ऐसा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा बोलता है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है ना, तो ये बोला गया। उसके साथ साथ यहाँ पर ये बोलते हैं कि उस समय पर क्या हुआ, लोगों के पास में जॉब्स नहीं थी, लोग सुसाइड कर रहे थे। इसी चक्कर में प्रोटेस्ट भी बहुत हुआ, बहुत प्रदर्शन हुआ। यहाँ पे रेलवे गाड़ियाँ जलाई गई, कोचेज़ जलाए गए। और बिल्कुल सेम अभी हमने अग्निपथ स्कीम के अंदर भी देखा कि लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया और बहुत सारी जो ट्रेनें वगैरह हैं वो सब जलाई गई हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद ऑथर मेंशन ये करते हैं अ कल्चर ऑफ हायर एंड फायर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों इतने दंगे फसाद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जॉब्स वगैरह क्यों इतनी नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कल्चर ऑफ हायर और फायर देखने को मिला है। मतलब कि हायर कर लिया, थोड़े टाइम के लिए जॉब दी, थोड़ा सा उनको पैसा दिया और उसके बाद जॉब से हटा दिया। ये वाला कल्चर बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर देखने को मिला है। सबसे पहली चीज़ ऑथर ने मेंशन किया है कि जो भी व्यक्ति सरकारी जॉब के अंदर हैं, जो भी गवर्नमेंट के अंडर में एम्प्लॉयड हैं, उनकी सिचुएशन ज़्यादा कोई बेटर नहीं है। क्योंकि मई 2022 की अगर हम लोग चर्चा करें, यानी इस साल की, तो हरियाणा ने क्या किया है, लगभग 2000 कॉन्ट्रैक्चुअल हेल्थ वर्कर्स की सर्विसेज को ख़त्म कर दिया है। यानी कि सरकार के अंदर भी आप देख पाते होंगे ना, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कि हाँ भाई इतने टाइम तक काम करना है बस। तो हरियाणा ने क्या किया, अभी 2000 हेल्थ वर्कर्स को जॉब से निकाला है, जिसमें नर्सेस, स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड, पैरामेडिकल, ये सारे लोग यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये सारे स्टाफ को यहाँ पे निकाल दिया गया है, जिनको हायर पेंडेमिक के टाइम पे गया था, यानी कि ज़रूरत थी कोविड-19 के टाइम पर तो हायर कर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, उनको हटा दिया गया है, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। और यही बिल्कुल सेम सिचुएशन दिल्ली के अंदर है कि हज़ारों नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ हो गए, लैब टेक्नीशियंस हो गए और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हो गए, इन सब को हटा दिया गया राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के थ्रू। तो इस हॉस्पिटल ने इन सबको निकाल दिया। यानी कि काम ऐसा हो रहा है इंडिया के अंदर, हायर और फायर, हायर कर लिया, कुछ टाइम काम करवाया, उसके बाद फायर्ड कर दिया, यानी कि नौकरी से निकाल दिया। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके बाद ऑथर मेंशन करते हैं ऐसा केवल हरियाणा दिल्ली की बात नहीं है, आप देख पाओगे ओवरऑल इंडिया के अंदर हो रहा है। लगभग 8300 के आसपास पंचायत और रूरल डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ थे असम के अंदर में। उन्होंने फरवरी 2022 में प्रोटेस्ट किया। क्यों प्रोटेस्ट किया? क्योंकि उनका भी यही कहना है कि 12 से 14 साल तक तो उन्होंने काम किया और काम करने के बाद में उनको हटाया जा रहा है और उसके बाद में इनको प्रॉपर बोनसेस वगैरह भी नहीं मिले हैं, प्रॉपर बोनस नहीं मिले, पेंशन नहीं दी जा रही, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। और बिल्कुल सेम सिचुएशन अप्रैल 2022 के अंदर भी हुई थी। छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 200 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को हटा दिया गया था। तो आप समझ सकते हो कि ये पूरे ओवरऑल इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है ये जो प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे ऑथर मेंशन करते हैं, देखो ये जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, ये आपको दो तरीके से देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट के अंदर जो वैकेंसीज़ है वो खाली पड़ी हुई है। यार गवर्नमेंट में वैकेंसीज़ भरी नहीं है अभी तक, वैकेंसीज़ जो हैं अभी तक भरी नहीं है बिल्कुल सफिशेंट पेस पर। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि 60 लाख के आसपास वैकेंसीज थी सरकार के अंडर में, जुलाई 2021 की बात है ये, जिसमें से 9.1 लाख के पास जो वैकेंसीज थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर थी और 2 लाख के आसपास वैकेंसीज वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बैंक्स के अंदर में थी। उसके बाद में कुछ 5.3 लाख वैकेंसीज स्टेट पुलिस में थी, 8.3 लाख वैकेंसीज प्राइमरी स्कूल्स में थी,
और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये सारी वैकेंसीज़ होने के बावजूद भी, मतलब इतनी वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं जो कि अभी तक भरी नहीं है, उसके बावजूद भी अब की बार सरकार ने अनाउंसमेंट किया है किस चीज़ का, कि आने वाले 1.5 साल के अंदर हम लोग 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और वो भी मिशन मोड में बहुत तेज़ी से नौकरी दी जाएंगी। तो ऑथर का कहना यह है कि भाई यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं थी, जो वैकेंसीज़ खाली पड़ी है उसको भर देते। हम लोग को ज़रूरत है एक ग्रेट एम्बिशन प्लान की। ये आप जो लेकर आए हो यहाँ पे कि वैकेंसीज़ इतनी सारी लेकर आ रहे हो, ये ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा। पुरानी जो 60 लाख वैकेंसीज़ है उनको भरो पहले, वो ज़्यादा बेटर करेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ऑथर ने मेंशन किया। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ जहाँ पर वैकेंसीज़ भरी गई हैं तो उनको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स पे रखा गया। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स मतलब 2 से 3 साल या भी जितने भी सालों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके बेसिस पर रखा गया। 2014 में 43% जो सरकारी एम्प्लॉयज़ थे, लगभग 12.3 मिलियंस के आसपास, उनके पास में नॉन परमानेंट जॉब थी, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर थे। भाई इतने टाइम तक काम करोगे उसके बाद जॉब चली जाएगी, यानी कोई परमानेंट जॉब नहीं थी। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। और इनमें वर्कर्स कौन कौन सा, आंगनवाड़ी वर्कर्स वगैरह, और बहुत सारे जो लो वेज वर्कर्स हैं, यानी कि जिनको बहुत कम मजदूरी मिल रही है, वही लोग पिस रहे हैं इस चीज़ के अंदर। ये 2014 की बात है। 2014 में इतना डेटा था जो कि 2018 में बढ़ चुका है। तो 2018 में ये जो नॉन परमानेंट जॉब्स हैं लोगों की, वो बहुत इंक्रीज़ हो चुकी हैं। लोगों के पास में जॉब्स हैं भी तो नॉन परमानेंट हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, कभी भी जॉब जा सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है इंडिया के अंदर में। ऑथर इस बात को मेंशन करते हैं। फिर लास्ट में ऑथर मेंशन करते हैं कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आप जॉब्स लगातार बढ़ा रहे हो, इसको बढ़ाने की बजाय आपको यहाँ पे पब्लिक सर्विस सिस्टम को और मजबूत करना चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी जॉब्स को क्रिएट करना चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। ये चीज़ें ऑथर मेंशन करते हैं। ऑथर मेंशन करते हैं, देखो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जॉब बहुत सारी क्रिएट की जा सकती हैं। कैसे? खासकर देखो आज के टाइम पर हमें ज़रूरत है, हमारे पास मतलब पोटेंशियल भी है, हम लोग जॉब क्रिएशन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग करेंट टाइम पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कर रहे हैं कि आज के टाइम पर जो बिजली वगैरह बन रही है उससे पोल्यूशन बहुत हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब यह है कि अब जो हम बिजली बनाएंगे वो सूर्य की एनर्जी से, विंड एनर्जी से बनाएंगे। तो उसके लिए हमें अलग अलग सेक्टर्स में जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए। जैसे सोलर पावर जनरेशन के मामले में हो गया, सोलर पैनल्स को बनाने के लिए हो गया, तो इन सब में जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं। साथ ही साथ ऑथर मेंशन करते हैं कि जो गंदा पानी आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा है, उस गंदे पानी को ट्रीट करने के लिए जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं। वेस्ट यानी जो कूड़ा करकट है उसको मैनेज करने के लिए जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं। तो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर हमारे पास पोटेंशियल है। जो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो यहाँ पर उसके अंदर लगभग 300 जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं हर साल। उसके बाद में बताया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में बढ़ रहे हैं, तो उस सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं, ठीक है ना, कि जॉब्स हो सकती हैं। लेकिन सरकार ने यहाँ पर जॉब्स के अंदर जो भी चमक थी वो सब ख़त्म कर दी है, उस चीज़ को वापस से लाना होगा। हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग गवर्नमेंट के अंदर टैलेंट्स को अट्रैक्ट करें, ना कि ऐसे लोगों को जो कि आके यहाँ पर सिर्फ सैलरी के लिए आए हैं, काम वाम कुछ है नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर काम करना होगा और हमें पब्लिक सर्विसेज के अंदर जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। पब्लिक सर्विसेज में अभी डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे इन लोगों को लेकर आया जा सकता है। तो ये ऑथर ने मेंशन किया कि भाई यहाँ पे लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रखने से अच्छा आप ये काम करो, जॉब्स बेसिकली हो सकती हैं और यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज के प्रति थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को समझ लिया है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ें इस ऑथर ने इस आर्टिकल के अंदर मेंशन की हैं, जो कि मैंने आपके साथ में शेयर करी। तो ये था पूरा का पूरा एडिटोरियल। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। ये कुछ आर्टिकल थे, उसके बाद यहाँ पर एक दो छोटे छोटे आर्टिकल और हैं, उसको भी फटाफट देख लेते हैं। जैसे एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे बात की जा रही है बेल के बारे में। बेल मतलब यहाँ पर क्या, मैं आपको समझाता हूँ। हुआ क्या था, भीमा कोरेगांव यहाँ पर एक वॉर हुई थी। अभी इसके बारे में बताऊँगा, हिस्ट्री की एक वॉर है और इसी के संबंध में एक बहुत बड़ा वायलेंस हो गया था, एक बहुत बड़ी हिंसा हुई थी 2018 में। तो उस 2018 में जो ये हिंसा हुई थी, उस समय पर जो लोग थे उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें से सुधीर धावाले, रोना विल्सन, महेश रॉथ, ये सारे लोग हैं, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया था।
तो इन लोगों ने अभी यहाँ पे मांग करी थी डिफ़ॉल्ट बेल की, कि हमें बेल दी जाए। ठीक है, 5 लोगों ने बेल की मांग की गई। ये 5 लोग यहाँ पर एक्यूज पर्सन है जो कि भीमा कोरेगांव वायलेंस केस के अंदर पकड़े गए थे। तो क्या हुआ, अभी इनको बेल देने से मना कर दिया है। बस इतना सा मुद्दा है। अब हम लोग यहाँ पर समझते ही हैं कि भीमा कोरेगांव केस आखिरकार था क्या। देखो, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये हिस्सा है। भीमा कोरेगांव केस यहाँ पर मतलब देखो, भीमा कोरेगांव क्या है, पहली चीज़ तो ये समझो, भीमा कोरेगांव बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जगह है पुणे के अंदर में, जहाँ पे एक बैटल, एक लड़ाई होती है। और ये हिस्टोरिकल पूरी की मतलब पूरा बैटल देखने को मिलेगा। होता क्या यहाँ पर, ये लड़ाई कब होती है, तो 1 जनवरी 1818 में, ध्यान रखना 1 जनवरी 1818 में ये बैटल लड़ी जाती है। बैकग्राउंड की बात करें तो ये बैटल किस किस में लड़ी जाती है, तो भीमा कोरेगांव जगह पे लड़ी जाती है। किस किस के बीच में, एक तरफ पेशवा फोर्सेस थे और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स थे। कब लड़ी गई, 1 जनवरी 1818 में। होता क्या है कि जो ब्रिटिश आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी के अंदर कौन कौन था, ब्रिटिश आर्मी में दलित सोल्जर्स थे, ठीक है, और उधर पेशवा आर्मी के अंदर आपको अपर कास्ट डोमिनेटेड लोग देखने को मिल रहे थे। तो आप कहोगे ब्रिटिश आर्मी में दलित सोल्जर्स कैसे पहुंच गए, तो उसके पीछे का भी कारण था। कारण ये था कि पेशवा बाजीराव टू ने महार कम्युनिटी को इंसल्ट किया और उनको आर्मी से निकाल दिया। इसी वजह से यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, इन ब्रिटिश सोल्जर्स को, ब्रिटिश ट्रूप्स को ज्वाइन कर लिया। अब ब्रिटिश सोल्जर्स को ज्वाइन करने के बाद में ये लड़ाई होती है पेशवा और ब्रिटिशर्स के बीच में। और पेशवा जो ब्रिटिश ट्रूप्स होते हैं ये यहाँ पर पेशवा आर्मी को हरा भी देते हैं। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, पेशवा आर्मी को हरा दिया जाता है। और यहीं पर ये जो कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, कास्ट को लेकर भेदभाव हो रहा था, इसके ऊपर यहाँ पे दलित लोग जीत हासिल कर लेते हैं। तो ये जो भीमा कोरेगांव वाला बैटल होता है, ये बेसिकली 3rd एंग्लो मराठा वॉर का बिल्कुल लास्ट बैटल था। आप लोग इसको भी ध्यान में रख सकते हो, जिसने पेशवा के डोमिनेशन को एंड कर दिया, क्योंकि पेशवा डोमिनेट कर रहा था, अपर कास्ट वाले लोग डोमिनेट कर रहे थे, इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। दलित सोल्जर्स ने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर ये पेशवा को हरा दिया था इस भीमा कोरेगांव केस में। अब होता क्या है, इसी चीज़ को याद किया जाता है, क्योंकि ये बैटल लड़ी गई थी 1 जनवरी 1818 में, तो हर साल याद करते हैं। तो हुआ क्या था, 2018 में इसकी 200वीं यानी 200th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता था। 200वीं एनिवर्सरी पे सब इकट्ठा हुए थे भीमा कोरेगांव के एरिया में, यानी पुणे के उसी वाले डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पर वायलेंस हो जाता है, तो उसी वायलेंस के तहत काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट किया जाता है। वही लोग यहाँ पे मांग ये करते हैं कि मतलब डिफ़ॉल्ट बेल चाहिए, बट उनको ये बेल नहीं दिया जाता। ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। तो ये डेटा यहाँ पर आपको मिल गया, क्लियर हो गया। आई होप आपने यहाँ पर इन चीज़ों को सीख लिया है। बाकी पता है, आज जो है हमारे पास इकोनॉमी सेक्शन के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। इकोनॉमी सेक्शन में कुछ भी नहीं पढ़ने लायक। एक जीएसटी को लेकर आर्टिकल है, जीएसटी को लेकर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा। यहाँ पे मतलब यही की जा रही है, अभी देखो मीटिंग होने वाली है, कल एक मीटिंग होगी 30 तारीख को, तो हो सकता है मैं आपको कल जीएसटी का पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक का सब कुछ क्लियर करवा दूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर हमें जीएसटी आए हुए इतने साल हो गए हैं, अभी भी काफ़ी सारी चीज़ों की नहीं पता है। तो परेशान मत होना, एक एक चीज़ यहाँ पर जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट है, वो मैं आपको सब कुछ कवर करवा दूंगा, ठीक है। अच्छे से मतलब समझ में आ जाएगा कि आप किसी को भी फटाफट बता दो कि हाँ जीएसटी आखिरकार क्या होती है। चलो आगे आते हैं, वर्ल्ड पेज पर आएंगे, दुनिया भर में क्या चल रहा है। तो दुनिया भर में भी यहाँ पर कुछ ऐसे आर्टिकल चल रहे हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, इसको मैंने बस हाईलाइट कर दिया है, काम का नहीं है। आर्टिकल के अंदर बोला जा रहा है कि जो रशिया है, रशिया ने ये बोला कि देखो रशिया अटैक करना बंद ये तब करेगा जब यूक्रेन सरेंडर कर देगा। तो यूक्रेन सरेंडर कर दे, मामला सुधर जाएगा। ये यहाँ पे रशिया की साइड से स्टेटमेंट दिया गया। अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं, अपने वोकैबलरीज़ को देख लेते हैं, आज की क्या क्या इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं। तो पहला वोकैब आता है एनविजेज्ड। एनविजेज्ड का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, अंदाज़ा लगाना या परिकल्पना करना। दूसरा आता है बोनहोमी। बोनहोमी का मतलब है खुश मिजाजी। उसके बाद में तीसरा वोकैब है ब्रॉल। ब्रॉल मतलब लड़ाई करना, फाइट नॉइसली। उसका चौथा वोकैब आता है बंगलिंग। बंगलिंग मतलब गोलमाल करना। उसके बाद में पांचवा आता है स्टॉलवर्ट। स्टॉल मतलब दिग्गज लोग या फिर एक लॉयल व्यक्ति, रिलायबल, जिस पर विश्वास किया जा सके, एक हार्ड वर्किंग सपोर्टर, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉलवर्ट, ठीक है ना। तो आप लोग इन वोकैब्स को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वोकैब्स यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखते हुए वीडियो को करते हैं समाप्त। तो 2015 का जो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन था कि सॉल्ट लॉ को अप्रैल 1930 में तांजोर कोस्ट पर एक मार्च ऑर्गेनाइज करके किसने तोड़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर बी देखने को मिलेगा। सी राजागोपालाचारी जी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इन्होंने यहाँ पर सॉल्ट को डायरेक्टली कलेक्ट किया था
150 मतलब वॉलंटियर्स को एक तरीके से इसके साथ मिलकर। तो राजा गोपालाचारी जी एंड साथ ही साथ यहाँ पर 150 वॉलंटियर्स से इन्होंने यहाँ पर सॉल्ट को डायरेक्टली कलेक्ट किया और सॉल्ट लो को तोड़ दिया था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।